अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है अदील सुल्तान, फाउंडर ऑफ स्मार्ट ट्रेड मास्टरी। मैं एक आल्गो ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और मेंटोर हूं। मैं ट्रेडिंग की फील्ड में ट्रेडर्स को स्मार्ट और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग सिखाता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, वीएसए इंडिकेटर, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस सिस्टम। ये इंडिकेटर आपको मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स दिखाता है, जहां इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्रीज और एग्जिट करते हैं, लेकिन आम ट्रेडर्स उन मूवमेंट को समझ नहीं पाते। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि क्लाइमेटिक एक्शन बार कैसे काम करती है, कैसे हम इन बार्स पर 6 कंफर्मेशन लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में रियल डिमांड या सप्लाई क्लाइमेक्स कब हो रहा है। इस वीडियो में हम लाइव चार्ट पर देखेंगे कि कौन से मूवमेंट हाई वॉल्यूम के साथ जेन्युइन ट्रेंड रिवर्सल शो करते हैं और कौन से सिग्नल सिर्फ नॉइस होते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप वीएसए इंडिकेटर को पूरी तरह समझ सकें और अपनी ट्रेडिंग को कॉन्फिडेंटली यूज कर सकें। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करना है। जितने लोगों ने अभी ट्रायल यूज कर रहे हैं या अप्लाई किया हुआ है, या फिर आपने अभी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, तो उसको अप्लाई कैसे करना है। तो ट्रेडिंग व्यू जब आप ओपन करेंगे तो इंडिकेटर्स में आपने जाना है। यहाँ पर आपको इनवाइट ओनली का ऑप्शन नजर आएगा। आपने इनवाइट ओनली पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। मैं बताता चलूँ कि हमारे तीन लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो पिप्स्टा के हैं, जो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ। पिप्स्टा के तीन लीडिंग इंडिकेटर्स, फ्लिप, मैजिक और स्नाइपर। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा ट्यूटोरियल बताया हुआ है कि इन इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ स्मार्ट ट्रेड मास्टरी का क्लाइमेटिक एक्शन बार, जो कि वीएसए का इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर आपको शो होगा। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा ये। जब चार्ट पर अप्लाई हो जाए तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहली चीज, इसको यूज करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लाइमेटिक एक्शन बार के बारे में बताना चाहता हूँ। जो ऑलरेडी हमारे वीएसए जिन्होंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी इस बारे में जानते होंगे कि क्लाइमेटिक एक्शन बार क्या है। पर ऐसे भी काफी लोग हैं जो वीएसए को नहीं जानते हैं, या सिर्फ नाम सुना है, या क्लाइमेटिक एक्शन बार का सिर्फ नाम सुना है। तो क्लाइमेटिक एक्शन बार होती क्या है और इस इंडिकेटर में उसको कैसे देख सकते हैं। बेसिकली क्लाइमेटिक एक्शन बार एक बाइंग और सेलिंग का क्लाइमेक्स होता है। यानी कि आपको अगर एक बाइंग, मार्केट में बाइंग हो रही है, तो एक जगह पे आके वो ऑब्जर्व होती है और वहां से वो रिवर्स हो रही होती है, सेलर्स वहां पे हावी हो रहे होते हैं, तो फिर वहां से वो ट्रेंड रिवर्सल होता है और सेलिंग में गिरता है। तो जब एक बाय में मार्केट जा रही होती है तो एक हाई वॉल्यूम विद हाई स्प्रेड आता है, जिसको हम मेंशन करते हैं कि यहाँ पर इस बाय की कैंडल में सेलिंग हो रही है। और इसी तरीके से जब मार्केट सेल में गिर रही होती है तो गिरती हुई मार्केट में एक कैंडल पे हाई वॉल्यूम आता है। उस कैंडल को हम क्लाइमेटिक एक्शन बार कहते हैं। और उस सेल की कैंडल में बाय हो रही होती है, स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा होता है, और वहां से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। उन्हीं बेस पर ही ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी हुई है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, चार्ट पे कैसे यूज करना है, इसके बारे में मैं आपको पहले बताता चलूं। इसमें आपको दो तरह के कैब नजर आ रहे होंगे। कैब मतलब क्लाइमेटिक एक्शन बार की शॉर्ट फॉर्म है, कैब, CAB। तो यहाँ पर आपको सप्लाई कैब और डिमांड कैब के नाम से नजर आ रहे होंगे लेबल्स। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, आपको रेड कैंडल के बीच में एक
ऑरेंज कैंडल और एक ब्लू कैंडल भी नजर आ रही होगी। इस ब्लू कैंडल और ऑरेंज कैंडल को सबसे पहले समझते हैं। बेसिकली ये हाईएस्ट वॉल्यूम दिखा रही है। ग्रीन कैंडल पर अगर हाईएस्ट वॉल्यूम आता है तो ये ब्लू कलर दिखाता है, कैंडल ब्लू कलर की हो जाती है। और रेड कलर पे अगर रेड कलर की कैंडल के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम आता है तो ये ऑरेंज कलर हो जाता है। इसी तरीके से मैंने डिमांड कैप और सप्लाई कैप का भी सेम कलर रखा है, यानी कि गिरती हुई मार्केट में बाइंग हो रही हो तो, और अगर चढ़ती हुई मार्केट में सेलिंग हो रही हो, जैसे कि यहाँ पर सेलिंग हुई है। तो सप्लाई कैप और डिमांड कैप ये आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार बताएगी। अब इसको कैसे इसकी सेटिंग करनी है, सेटिंग की तरफ आते हैं हम लोग। इंडिकेटर्स में यहाँ पर सेटिंग में जा सकते हैं या इधर भी डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं, तो सेटिंग आ जाती है। तीन तरीके होते हैं आपको सेटिंग में, इंडिकेटर की सेटिंग में जाने के लिए। डायरेक्ट डबल क्लिक कर दें कि सेटिंग आ जाएगी, या फिर ये वाला दबा दें, या फिर जो इंडिकेटर अप्लाई हुआ हुआ है उस पर किसी भी जगह पे क्लिक कर दें तो ये खुल जाता है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर बाइंग सेलिंग क्लाइमेक्स के सेंसिटिविटी मोड हैं, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बारे में टूल टिप में भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नॉर्मल मतलब मोर सेंसिटिव, मीडियम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, यानी कि इसमें साइडवेज भी आ सकती हैं। साइडवेज के अंदर भी कोई अगर आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार बन रही है, यानी कि बहुत छोटा सा माइनर सा ट्रेंड हो, तो वो उसको भी कंसिडर करेगा। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का ही क्लाइमेक्स चाहिए तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट करेंगे तो आपको वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये सारे अलर्ट्स हट गए हैं। अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो यहाँ पे कुछ अलर्ट्स दोबारा से आ जाएंगे, देख रहे हैं। तो ये सेलिंग और बाइंग क्लाइमेक्स, यानी कि बैकग्राउंड जो चल रहा होता है, सेलिंग और बाइंग बैकग्राउंड, वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए, नॉर्मल या स्ट्रांगेस्ट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर ये क्लाइमेटिक एक्शन बार को डिटेक्ट करेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ नॉर्मल या स्ट्रांग की तरफ ही जाइएगा आप। स्ट्रांगेस्ट करेंगे तो काफ़ी सिग्नल कम हो जाते हैं, तो उसमें फिर उतने ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगी आपको। बट आप अगर एक क्वालिटी ट्रेड चाहते हैं, ज़्यादा सिग्नल नहीं चाहते हैं, तो स्ट्रांगेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, या आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार की सेंसिटिविटी मोड। इसमें भी तीन मैंने मोड दिए हुए हैं, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके भी टूल टिप में लिखा हुआ है कि नॉर्मल का मतलब क्या है, कि क्लाइमेटिक एक्शन बार का बेसिकली एक रेंज होती है, यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम विद हाईएस्ट स्प्रेड। अब एक पिछली कैंडल्स के अंदर देखना होता है कि अगर पिछली कैंडल के अंदर कोई बहुत बड़ा स्प्रेड आया हुआ है और उसके मुकाबले में जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया है, उस कैंडल का जो स्प्रेड है वो कम है, यानी कि कैंडल की रेंज कह लें आप, वो स्प्रेड कहती है। बेसिकली मैं स्प्रेड का थोड़ा समझा भी देता हूँ, कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो इस कैंडल का हाई और लो है ना, ये उस पूरी कैंडल का स्प्रेड है। यानी कि जितनी बड़ी कैंडल उतना बड़ा स्प्रेड, जितनी छोटी कैंडल उतना छोटा स्प्रेड। स्प्रेड सिर्फ बॉडी को नहीं देखते, हाई और लो को देख रहे होते हैं बेसिकली। तो जो कैंडल का स्प्रेड है उसको हमने कैसे देखना है, हम उसको नॉर्मल देखना है हमने, या फिर उसको स्ट्रॉन्ग देखना है उस कैंडल को, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी कि उसके स्प्रेड के ऊपर सारी डिपेंडेंसी होती है, कि पिछली जितनी भी कैंडल्स हैं उन कैंडल्स में से, यानी कि ये वाली जो कैंडल्स हैं इनमें से इस कैंडल का जो स्प्रेड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसका स्प्रेड ज़्यादा है, इसका कम है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कर दूंगा तो यहाँ से सिग्नल गायब हो जाएगा, ये देख रहे हैं। क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल नहीं है जितनी कि पिछली कैंडल्स में से आ रही है। आप देखें इन सब का स्प्रेड कैसा है और इसका स्प्रेड कैसा है। इसका स्प्रेड कम है, लेकिन कितना कम है ये मेजरमेंट मैंने पीछे डाली हुई है और उसके हिसाब से मैंने मोड दे दिए हैं। समझ लें कि नॉर्मल का जो है ना वो 30% तक का देख सकता है वो, यानी कि पिछली कैंडल्स के जो स्प्रेड हैं
उसका एटलीस्ट 30% तक तो इसके अंदर हो। मिनिमम थ्रेशोल्ड 30% है जो नॉर्मल के अंदर आ रहा है, और जो मैक्सिमम है वो 75% है। तो इसलिए ये कैंडल 75% तक मीट नहीं कर रही थी, तो एक दरमियाना आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग, उसमें आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेंसिटिविटी मोड क्लाइमेटिक एक्शन बार का सेपरेट है, और बाइंग सेलिंग क्लाइमेक्स का सेपरेट है। तो इन दोनों को आपने सेपरेट ही रखना है। ओके, अब इसमें आते हैं टाइम जोन के अंदर। क्लाइमेटिक एक्शन बार का उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी इसमें 6 कन्फर्मेशन लॉजिक्स हैं जो डिपेंड करती हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर। अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार ही सही से नहीं बनी है, तो जो 6 कन्फर्मेशन लॉजिक्स हैं वो उस पे काम नहीं करेंगी। अगर आपने बहुत ही लो सेंसिटिविटी रखी है, यानी कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा क्लाइमेटिक एक्शन बार आ सकते हैं चार्ट पर वो आ जाएं, आपने इसको भी नॉर्मल कर दिया, इसको भी नॉर्मल कर दिया, तो कुछ फेक क्लाइमेटिक एक्शन बार चार्ट पे दिखना शुरू हो जाएंगे, और उन्हीं की बेस पर फिर 6 कंडीशंस हैं, तो फिर उसके जो बाय सेल के सिग्नल्स हैं वो भी आपको ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये पूरी स्ट्रेटजी जो है ना वो इस क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आपने इसको ख्याल रखना है कि इसको आपने जिस तरह से भी आप चाहते हैं आप उसको लेके चल सकते हैं। टाइम फ्रेम जो है वो 1 मिनट से 5 मिनट ही रिकमेंड करता हूँ। चाहे तो आप बड़े टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ हो जाएगा। बट रिकमेंड ये है कि 1 मिनट से 5 मिनट के दरमियान में ही इसको यूज़ करें, जो भी आपको सूटेबल टाइम नज़र आता है। जो भी आप जिस पे भी आप काम करते हैं, 1 मिनट पे करना चाहें तो 1 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ फॉल्स सिग्नल मिलेंगे तो वहाँ पर आप इसकी जो मोड है उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा। यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट वगैरह कर दें ताकि 1 मिनट के ऊपर फॉल्स सिग्नल ज़रा कम से कम मिलें आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेशन हाई वॉल्यूम। जो सेशन का हाई वॉल्यूम है, हर सेशन का अपना एक हाई वॉल्यूम होता है, और ये जो ऑरेंज और ब्लू कैंडल है, ये इसी चीज़ को ही डिफाइन करती हैं। क्लाइमेटिक एक्शन बार बनेगी तो इन्हीं कैंडल्स में से किसी पे बनेगी, लेकिन सिर्फ इस कैंडल पे नहीं बनेगी। देखें आप कि इसमें से अब ये वाली कैंडल है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, लेकिन इस पे क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंडीशन मैच नहीं हो रही है। लेकिन क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए ज़रूरी है कि हाईएस्ट वॉल्यूम हो। तो इसमें सेशंस के हिसाब से आप हाईएस्ट वॉल्यूम कर सकते हैं, और अगर आप पूरे दिन का चाहते हैं कि पूरे दिन का एक एक हाईएस्ट वॉल्यूम चल रहा हो, तो वो भी आप इससे सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने जो भी आपका टाइम जोन चल रहा है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैंने ये दोनों चेक्स हटा दिए, और इसी को मैंने एक सुबह से लेके शाम तक का या रात तक का जो भी टाइम है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कि मैं चाह रहा हूँ कि सुबह 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक का जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम है मुझे वो दिखाए। तो फिर ये उसी हिसाब से ही ट्रेड्स को दिखाएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया है उसके बाद ये एक हाईएस्ट वॉल्यूम आया है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ जाके वॉल्यूम आया है। तो ये सारे वॉल्यूम उसने ख़त्म कर दिए, यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं दिया है। तो डे का जो हाईएस्ट वॉल्यूम होता है अक्सर लोग उसको भी कंसिडर करते हैं। मैं खुद भी अक्सर ये देख रहा होता हूँ कि जो एशिया में हाई वॉल्यूम लगा है उससे ज़्यादा आना चाहिए लंदन में। अगर नहीं आया तो मैं लंदन में ट्रेड नहीं करता हूँ। जैसे कि ये एक हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है, उसके बाद आप देखें डायरेक्ट यूएस सेशन में ही जाके हाईएस्ट वॉल्यूम आया, तो मैं लंदन में ट्रेड नहीं करूंगा, और अमूमन लोग नहीं करते हैं। अगर एशिया का हाईएस्ट वॉल्यूम से कम वॉल्यूम रहता है लंदन में, तो आप अगर इस तरह से भी इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग है वो आप रख दें, ये रीसेट कर दें, तो ये दोबारा से वही सेटिंग हो जाएगी। तो इसमें जो मैंने सेटिंग रखी हुई है वो आईसीटी के हिसाब से, यानी कि जो किलिंग ज़ोन होते हैं और जो वीएसए में भी इस्तेमाल होते हैं किलिंग ज़ोन, मैंने वो रखा हुआ है। मैं टाइमिंग आपको दिखाता हूँ। ये सुबह 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक, और यहाँ पर 12:30 बजे से लेके 1 बजे, अभी इस वक्त लंदन खुल रहा है विंटर सीजन के अंदर, तो ये 12:30 है।
और इसमें मैंने ऑटो एडजस्ट किया हुआ है। जब ये दोबारा से समर पे जाएगा, 1 घंटा पीछे होगा, तो ये ऑटोमैटिकली 11:30 पे चला जाएगा। यानी कि आपको टाइमिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इसको ऑटो पे रखा हुआ है तो। ये ऑटो न्यूयॉर्क के साथ सेट हुआ हुआ है, तो उसमें जब समर और विंटर में 1 घंटा आगे या पीछे होता है, तो ये उसको ऑटो एडजस्ट कर देगा। तो अभी ये 12:30 बजे खुल रहा है और समर में ये 11:30 बजे खुल जाएगा, और ये बंद 3 बजे हो रहा है, और उस टाइम पर 1 घंटा पीछे हो जाएगा और 2 बजे हो जाएगा। यानी कि ये एक पीक टाइम होता है जिस वक़्त वॉल्यूम इंकर्ट होता है लंदन में। एशिया में इस टाइम पर होता है, और इसी टाइम पर ही अगर आपको एक अच्छा रिवर्सल मिल जाता है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और ये 6:30 बजे, यानी कि जब न्यूज़ टाइम आती है 5:30 बजे या 6:30 बजे, तो उसके बाद ही हमें कोई डायरेक्शन दिखती है। तो वो डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पर यही टाइम ज़ोन रखें। इसके अलावा ट्रेड ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो जब वॉल्यूम मार्केट में होता है तभी काम करें तो मज़ा आएगा। अगर ऐसे टाइम पे काम करेंगे जब वॉल्यूम नहीं है, जैसे कि यहाँ पर अभी मार्केट डेड पड़ी हुई है, तो इन वॉल्यूम्स पे काम नहीं करते अभी ऐसे के ट्रेडर्स। बट कुछ लोग कर रहे होते हैं, उनके ज़रा मेथड अलग होते हैं, वो रेंजिंग के तौर पे काम कर रहे होते हैं। बट जो ट्रेंड पे काम करते हैं, वॉल्यूम के साथ काम करते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो एक लिमिटेड टाइम में काम करें। तो मैंने वही टाइम यहाँ पर प्री सेट कर दिए हैं, सेट सेलेक्ट कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। बट फिर भी अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने लिहाज से, तो यहाँ पे कंप्लीट मॉडिफिकेशन मौजूद है टाइमिंग के लिहाज से। एशिया का आप स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम रख सकते हैं, जो आप इसमें टाइम जोन रखना चाहते हैं, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से ही जो सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, वो इंडिकेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ से जब विंडो खोली है, तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इस कैंडल पे आया है, ये वाला, सॉरी, ये एक हाईएस्ट वॉल्यूम है। उसके बाद इससे बड़ा वॉल्यूम यहाँ आया है इस कैंडल में, ऊपर शो हो रहा है। फिर उससे बड़ा भी आया है, शो हो गया, उससे बड़ा आया है, शो हो गया। उसके बाद इस कैंडल पे आया है बड़ा वॉल्यूम, लेकिन मैंने टाइम जोन को बंद किया हुआ है, इसलिए इसने डिटेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे कर दूं, तो ये शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, यहाँ शो हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। एक एंट्री भी बन गई है यहाँ पर उस हिसाब से। तो आप इसको चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो इसको ऑफ कर दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फुली मॉडिफाइड है ये। उसके बाद आता है सेशन। ये जो हाईलाइट, अगर एक्टिव सेशन कर सकते हैं तो ये, अगर आपने इसको करना है तो ये ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये उसके ऊपर है। बैकग्राउंड अगर चाहते हैं तो वो यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। मिनिमम वॉल्यूम थ्रेशोल्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर आपने जो डेड वॉल्यूम्स होते हैं, उनको आप इग्नोर करना चाहते हैं, आपने एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है कि यार मुझे 500 के वॉल्यूम से ऊपर ऊपर अगर वॉल्यूम मिलेगा ना, तो ही मैं उस पे ट्रेड करूंगा। अब इसमें थ्रेशोल्ड कुछ भी रख सकते हैं आप। फर्ज करें मैंने 2000 का वॉल्यूम रख दिया, कि मुझे 2000 से ऊपर ऊपर के वॉल्यूम ही दिखाए, तो देखें ये जो उसने इग्नोर कर दिया वो वॉल्यूम, उसने हाईएस्ट वॉल्यूम लिया ही नहीं है। हाईएस्ट वॉल्यूम वो कंसिडर ही 2000 वॉल्यूम के बराबर या ऊपर होगा तो करेगा। अब देखें यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम जो आया है, ऊपर शो हो रहा है कि 3222 है। यहाँ पर इससे पिछली कैंडल में 1.81 के, यानी कि 2000 से नीचे है। यानी कि ये सारे वॉल्यूम 2000 से नीचे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसने कुछ शो नहीं किया। डायरेक्ट इस कैंडल पे लाके दिखाया है, क्योंकि इस कैंडल पे 3200 के करीब वॉल्यूम आ रहा है। तो आप इसमें वॉल्यूम के फिल्टर भी लगा सकते हैं कि मिनिमम वॉल्यूम का थ्रेशोल्ड हो के इससे ऊपर ऊपर ही हो या बराबर हो। तो इसमें आप जो चाहे सेट कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। अलग अलग पेयर्स के ऊपर अलग अलग वॉल्यूम चल रहे होते हैं, तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से भी चल रहे होते हैं। अभी 5 मिनट के ऊपर जो है वो 500 का कम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप 1 मिनट के चार्ट के ऊपर जाएंगे तो फिर ये 500 का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 1 मिनट के चार्ट के ऊपर।
तो आप वहाँ पे इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये कम-ज़्यादा अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये कंप्लीटली मॉडिफाइड है, आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लाइमेटिक एक्शन बार और सेशन हाई वॉल्यूम और उसकी टाइमिंग्स और उसका एक मिनिमम वॉल्यूम के थ्रेशोल्ड तक की बात हो गई। अब आते हैं हम लॉजिक्स की तरफ। इसमें 6 पावरफुल लॉजिक्स बिल्ट इन हैं, जो कि क्लाइमेटिक एक्शन बार की बेस पे बनी हुई है। स्वीप कन्फर्मेशन, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। स्वीप कन्फर्मेशन, डाइवर्जन कन्फर्मेशन, 2 बार रिवर्सल, कैप ब्रेकआउट, इनके सारे इनपुट्स हैं। लॉजिक 1 के इनपुट्स हैं ये सारे, लॉजिक 2 के हैं ये सारे, लॉजिक 3 के हैं ये सारे इनपुट्स, लॉजिक 4 के ये हैं। उसके बाद 2 कंटिन्यूएशन लॉजिक्स भी हैं इसके अंदर, जो कि C1 और C2 के नाम से आ रही होंगी। ये भी आपको लेबल सारे बताता हूँ मैं कि कैसे शो होते हैं। इसमें 2 स्ट्रेटजीज हैं। कैप हाई वॉल्यूम इंगल्फिंग, ये मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है और इसके कोई इनपुट्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया है मैं। है नो डिमांड नो सप्लाई कंटिन्यूएशन के अंदर। एक नो डिमांड नो सप्लाई आती है रिवर्सल में, वो थोड़ा टेक्निकल है उसको बनाना, बट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो रिवर्सल पे भी मैं नो डिमांड नो सप्लाई पे बना दूं। बट उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो काफ़ी टेक्निकल हैं, जो कि मैनुअली ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। उसको ऑटोमेट करना उतना अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रही कोडिंग। बट ये है कि मैं मैनुअल भी सिखाता हूँ। वीएसए की जितने भी स्ट्रेटजीज हैं और वीएसए का पूरा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली मैं पढ़ाता भी हूँ। अगर किसी ने पढ़ना है तो वो मुझसे डायरेक्टली मेरी टीम से रब्ता कर सकता है। मैं 1-on-1 सेशन भी देता हूँ, बैच के ज़रिए भी पढ़ाता हूँ। तो अगर किसी ने पढ़ना है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बाद में बात करूँगा। पहले मैं 6 कंडीशंस जो हैं उसके हवाले से मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन, स्वीप सेटिंग, स्वीप कंफर्मेशन। तो स्वीप कंफर्मेशन क्या है कि जैसे ही एक डिमांड या सप्लाई कैप बने तो उसकी लिक्विडिटी स्वीप होना ज़रूरी है। कितनी कैंडल्स में स्वीप होना ज़रूरी है, यहाँ पे वो कैंडल्स लिखी हुई हैं कि अगली 5 कैंडल में स्वीप चाहिए या इसको 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने भी आप इसको चाहें। यानी कि कितने विंडो के अंदर आप चाहते हैं कि जब कैप बन जाए, सप्लाई कैप या डिमांड कैप, तो कितनी कैंडल्स के अंदर अंदर आप स्वीप को ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, आप इसको कम या ज़्यादा अपने तौर पे कर सकते हैं। तो जैसे ही फर्ज करें कि ये एक सप्लाई कैप है, इसकी लिक्विडिटी उठना ज़रूरी है। जैसे कि ये एक सप्लाई कैप आई थी, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ज़रूरी है। तो जब ये होगी तो चार्ट पर आपको बाय वन या सेल वन की कंडीशन नज़र आएगी। जिस तरह यहाँ पे भी सेल 4 लिखी हुई आ रही है, वहां पर आपको सेल 1 की कंडीशन या बाय 1 की कंडीशन आएगी। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 85 टू 90% इसकी एक्यूरेसी है। ये जब भी आपको चार्ट पर नज़र आए तो आपको पहली प्रायोरिटी आप इस स्ट्रेटजी को दीजिएगा। बाकी कंडीशंस तो बनेंगी, अगर नहीं भी बनती तो आपने इस कंडीशन को लाजमी पहली प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये मार्केट में लिक्विडिटी को स्वीप कर चुकी है और इसका एसएल भी जो है वो बहुत छोटा होता है। तो अगर मार्केट उसको एंटरटेन नहीं करती, इसका एसएल भी हिट हो जाता है, तो छोटा ही एसएल होता है इसका, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्सल पे बिल्कुल एंड रिवर्सल के ऊपर इसकी बनती है कंडीशन। इसकी जो मैंने विंडो बताई है 5, इसको आप 3 या कुछ कर सकते हैं, कम कमी बेशी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ इसकी स्ट्रेटजी के अंदर एक और कंडीशन आती है कि जब कैप बने तो उससे अगली कैंडल जो स्वीप करेगी उसको, या 3-4 कैंडल जो स्वीप करे, उस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कैप के वॉल्यूम से 70% से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इधर आप ये 70% यानी कि 0.7 लिखेंगे कि मिनिमम स्वीप का जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए कैप वॉल्यूम से।
तो अगर आप इसमें मिनिमम 70 तक रखेंगे तो 70 से नीचे-नीचे वाले वॉल्यूम की जो कैंडल अगर वो लिक्विडिटी स्वीप भी करती है, तो वो इसको कंसीडर नहीं करेगी ये स्ट्रैटेजी। तो आप इसमें कमी-बेशी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मिनिमम स्वीप वॉल्यूम। और इसमें एक मैक्सिमम स्वीप वॉल्यूम भी है। फर्ज करें कि जो कैंडल स्वीप हो रही है, जो कैप की अगली कैंडल उस कैंडल को जब स्वीप करके नीचे आ रही है, तो उस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो एटलीस्ट डबल नहीं होना चाहिए। यानी कि बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप से भी डबल का कोई वॉल्यूम आ गया, तो वहां पर ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं की जाती। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक मैक्स स्वीप वॉल्यूम की भी कंडीशन रखी हुई है कि अगर आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे दी है मैंने कि 70% से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 150% से कम होनी चाहिए। तो उसमें 1.5 और 0.7 की लॉजिक मैंने रखी हुई है। आप इसके अंदर खुद से भी कमी बेशी कर सकते हैं, यानी कि मैं 60% से 120% तक जाता हूँ, या 50% तक और 100% तक जाता हूँ। इसमें जो भी आप थ्रेशोल्ड रखना चाहें वो इनपुट रख सकते हैं, अवेलेबल है। उस स्ट्रेटजी में एक और भी कंडीशन है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको वो कंडीशन दिखा दूं ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। वो कंडीशन बनती बहुत कम है, ये यहाँ पे बनी हुई है। अब देखें ये कैप बनी है, ये कैप बनी है और उसके बाद इसका जो लो है वो स्वीप हुआ है। मैं ज़रा यहाँ से इसको ऐसे कर दूं, तो यहाँ पर इसका लो जब स्वीप हुआ, ये बहुत माइनर सा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है, लिक्विडिटी प्रॉपर स्वीप नहीं हुई है। मैं कोशिश करता हूँ आपको कोई एक अच्छी एग्जांपल दिखाऊं। यहाँ पर आई हुई है। अब देखें यहाँ पर ये कैप कैंडल है और इसका हाई स्वीप हुआ है इस कैंडल में। तो यहाँ एक और कंडीशन भी आती है, एक तो हाई स्वीप होना जरूरी है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है इस कैंडल के साथ जब आए तो वो 70% का मिनिमम वॉल्यूम हो। इससे मिनिमम, ज्यादा कम होगा तो नहीं नहीं करनी होती, ये ट्रेड जो है वो अवॉइड हो जाती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो आपका 70% होना चाहिए या फिर 150% होना चाहिए। कोई दुगना या तिगना वॉल्यूम नहीं आना चाहिए, डबल ट्रिपल नहीं आना चाहिए। तो उसको ये कंसिडर करेगी। लिक्विडिटी उठेगी, कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे ट्रेड बनेगी। लेकिन इसमें एक और कंडीशन भी है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। इसमें मैंने बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें बनाई हैं। मैक्स अपोजिट विक रेशो ऑफ रेंज, यानी कि जो अगर यहाँ पे नीचे की तरफ हमें विक मिलती है ना, तो वो विक सही नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर बाइंग प्रेशर दिख रहा होता है। ऊपर से विक जितनी लंबी हो जाए मसला नहीं है, नीचे से नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे से विक लंबी है तो इसका मतलब कि अभी भी बाइंग प्रेशर है, मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन जितनी बड़ी विक हमें ऊपर से मिल जाएगी, उतनी कंफर्मेशन है कि मार्केट सेलिंग में आ चुकी है, प्रेशर सेलिंग का दिख रहा है कैंडल के अंदर, तो ये नीचे आएगी। तो यहाँ पर हमें इस कैंडल में नीचे वाली जो विक है वो कितनी चाहिए, तो इधर 25% तक लिखा है मैंने कि इस पूरी कैंडल की जो रेंज है उसका 25% तक मैं बर्दाश्त कर लूंगा, उससे बड़ी कैंडल अगर हुई तो इग्नोर कर दो। तो अगर यहाँ 25% से अबव अगर मुझे कैंडल यहाँ पे विक मिल गई तो ये कंडीशन यहाँ नहीं बनेगी। कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पर 25% से अबव, थोड़ी सी अबव, बट कंडीशन बहुत प्यारी बनी है और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरी है या ऊपर गई है, तो आप कहेंगे कि यार यहाँ पे सिग्नल क्यों नहीं बना, ये कंडीशन तो मैट हो गई है। तो जब कभी आपको ऐसी फीलिंग हो कि यहाँ कंडीशन बननी चाहिए थी, बनी नहीं, तो आप इस विक को
बढ़ा कर देख लीजिएगा। इसको 35 या 40 या 50% तक कीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल दिख जाएगा, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करते हम लोग। बट इसको 35 तक अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, बट इसको 35 से अबव मत लेके जाइएगा, क्योंकि फिर आपको फॉल्स सिग्नल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। उस स्पेसिफिक कैंडल में तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा फिर आपको फॉल्स सिग्नल दूसरी कैंडल्स में भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस एक को इग्नोर कर देना बेशक, ताकि दूसरे फॉल्स सिग्नल ना आए। अच्छा, अब आते हैं डायवर्जन की तरफ। लॉजिक टू डायवर्जन कंफर्मेशन, ये मेरी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है जो डायवर्जन की बेस से बनी हुई है। जब मार्केट में एक पिवट नज़र आता है, तो यहाँ पर एक डायवर्जन नज़र आता है। ये एक स्पेसिफिक मेरी एक रेसिपी है, अच्छी अच्छी बहुत अच्छा काम करती है, ये हमें एक अच्छा सिग्नल देती है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी लॉजिक वन से कम है। लॉजिक वन से भी कम है, और टू बार रिवर्सल यानी कि जितने भी स्ट्रेटजीज है ना, ये चार, इन चार स्ट्रेटजीज से सबसे कम इसकी है। लेकिन कम के अंदर भी मैं कहूँ तो 70% से अबव है इसका रेशो। इसकी अगर मैं 85 to 90% कह रहा हूँ, तो इसकी 70% है। अमूमन 75% भी देखी गई है। ठीक है, टू बार रिवर्सल की 80 to 85% है। इसकी भी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, लेकिन इसकी भी अप्रोक्स 75 to 80% है एक्यूरेसी। तो ये सारी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, बट इन चारों में से अगर मैं कहूँ तो ये वाली चौथे नंबर पे आती है, डाइवर्जन कंफर्मेशन। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि लॉजिक टू यानी कि कंडीशन टू अगर बन रही है और कंडीशन वन पहले से बनी हुई है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्जन आ गई है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको मत छोड़िएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें किस तरह से सिग्नल आएंगे, ये सारे यहाँ पे स्टाइल में लिखे हुए आ रहे हैं। बाय वन सेल वन, ये बाय लॉजिक वन की कंडीशंस हैं, ये लॉजिक टू है, ये लॉजिक थ्री है, ये लॉजिक फोर है, और जो दो कंटिन्यूएशन की जो बनी हुई है लॉजिक्स, ये उसके C1 C2 के तरीके से दिखाएगा। ये आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख जाएगा, इस तरह यहाँ लेवल दिख रहा है, सेल वन सेल फोर, इस तरीके से वो वाली कंडीशन भी दिखेंगी। ओके, इसमें डाइवर्जन की जो सेटिंग है, इसमें दो इनपुट्स हैं। पहला इनपुट कि इसमें भी वो जो अगली कैंडल्स हैं, कितनी विंडो के अंदर अंदर आप चाहते हैं कि जब कैप बने, तो उसके बाद कितनी कैंडल्स के अंदर अंदर कंडीशंस बन जाए। तो यहाँ मैंने 15 लिखी हुई हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं, 10 कर दें, 5 कर दें, कर सकते हैं आप। और इसमें जो मैक्स डाइवर्जन ट्रिगर कैप, यानी कि कितने सिग्नल आपको चाहिए, ट्रिगर मतलब सिग्नल, कितने सिग्नल्स आप चाहते हैं इस स्ट्रेटजी के एट अ टाइम। यानी कि अभी यहाँ पर एक सेल बना, फर्ज करें यहाँ सेल बना, लेकिन मार्केट थोड़ी और ऊपर चली गई, उसके बाद दोबारा एक और सेल बन रहा है, वहां से मार्केट गिर रही है। अब एक एसएल तो हिट हो गया, लेकिन दूसरी यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल हुई है। अब उधर आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, एवरेजिंग करके भी बाहर आ सकते हैं, डीसीए मेथड जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उधर दो सिग्नल मैं रिकमेंड करता हूं कि होने चाहिए। अगर एक एसएल हिट होता भी है, तो दोबारा से एक और कंफर्मेशन आ जाए, तो वहां पर आप बैठकर अपने एसएल को भी रिकवर कर लें और एक अच्छी ट्रेड में भी बैठ जाएं। तो मैंने यहाँ पे दो का रखा हुआ है। अगर आपको दो नहीं चाहिए, एक चाहिए, तो एक रख सकते हैं, तीन भी चाहिए तो तीन भी रख सकते हैं, लेकिन तीन कंडीशन जब बनेंगी तो वो तीन दिखाएगा, दो बनेंगी तो दो दिखाएगा, अगर एक ही बनेगी तो वो एक ही दिखाएगा। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जब जब कंडीशन बनेगी, तो कितनी कंडीशन आप उन 15 कैंडल के अंदर अंदर देखना चाह रहे हैं। तो इसका सिंपल फंडा ये है। इसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है कि मिनिमम डाइवर्जेंस सिग्नल अलाउड पर कैप। अब आते हैं तीसरी और काफ़ी मशहूर स्ट्रेटजी है, टू बार रिवर्सल। वीएसए वाले ऑलरेडी इसको जानते होंगे, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। टू बार रिवर्सल मींस इंगल्फिंग विद हाई वॉल्यूम, लेकिन क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर। एक क्लाइमेटिक एक्शन बार में ऑलरेडी एक हाई वॉल्यूम होता है, अगर उसको इंगल्फ कर दिया अगली ही कैंडल ने, प्रॉपर इंगल्फ, उसका हाई तक या लो तक भी पूरा अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, वहां पर ये कंडीशन ट्रिगर होगी।
इसमें 2 तरह की कंडीशन होती हैं, 2 लॉजिक्स होती हैं टू बार रिवर्सल में। यहाँ पर मैं कुछ टू बार रिवर्सल के तौर पे आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये रही। यहाँ देखें सप्लाई कैप बनी है और अगली ही कैंडल ने उसको engulf कर दिया विद लो वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपकी टू बार रिवर्सल बन गई। एक तो ये कंडीशन है कि डायरेक्टली अगली ही कैंडल ने engulf कर दिया। कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जो क्लाइमेटिक एक्शन बार के कुछ कैंडल्स के बाद engulfing होती है, लेकिन engulfing भी वो पिछली कैंडल को engulf करता है। अभी वो कंडीशन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे आसानी से मिल जाती है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ कैंडल्स के बाद, यानी कि जो आपने विंडो दी हुई है, उस विंडो के अंदर अंदर अगर कोई इंगल्फिंग होती है, क्लाइमेटिक एक्शन बार से हट के भी अगर कोई इंगल्फिंग होती है जो कि उसी पैरामीटर्स पे हो रही हो, यानी कि अगर सप्लाई कैब है तो सेलिंग मिलनी चाहिए, तो वो उसको कंसिडर करता है। तो उसमें वो क्या करता है कि जो सप्लाई कैब है उसके वॉल्यूम से भी कम होना चाहिए। ये रही। देखिए ये एक क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है सप्लाई कैब, ठीक है। उसकी अगली कैंडल ही इंगल्फ हुई है, लेकिन यहाँ पे सेल 4 की कंडीशन बनी है, ब्रेकआउट की कंडीशन है। इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आया वो। मैं समझाता हूँ कि कैसे। लेकिन अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अब देखें यहाँ पर एक कैंडल है, उसको इंगल्फ किया है। अब ये जो इंगल्फिंग हुई है विद लो वॉल्यूम, ये इस कैंडल की इंगल्फिंग हुई है। बट मैंने जो कंडीशन इसके अंदर रखी हुई है इनपुट्स के अंदर, वो समझाने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये लुका हेड कैंडल है, ये विंडो है सिंपल सिंपल के आपने 10 कैंडल्स के अंदर अंदर कंडीशन चाह रहे हैं तो यहाँ 10 लिख दें, 5 के अंदर चाह रहे हैं तो 5 लिख दें। यहाँ पे जो भी आपने लिखना है ये विंडो का है। कितने सिग्नल चाहते हैं आप, ये सिंपल ये उसका है। 2 चाहते हैं, 1 चाहते हैं, 3 चाहते हैं, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब जब कंडीशन बनेगी तो ये बताता रहेगा। मैक्स अपोजिट विक रेशो ये वही है कि आपको उसमें विक कितनी चाहिए अपोजिट साइड की तरफ, यानी कि अगर आप सेल देख रहे हैं तो नीचे की तरफ आपको कम विक चाहिए, तो 25% की विक यहाँ पे मैं लिखी हुई है ऑलरेडी। अब ये दो समझने वाली चीजें हैं। इंगल्फिंग वॉल्यूम, प्रीवियस वॉल्यूम, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवर्सल बार का जो वॉल्यूम कंपेयर करना है प्रीवियस बार से। प्रीवियस बार कौन सी है, ये वाली प्रीवियस बार है। तो ये जो इंगल्फ हुआ है इस कैंडल से, तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए इसके कंपेयर, तो कम से कम इसका 90% तक होना चाहिए। 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 90% लिखा हुआ है। इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, तो फिर ये उससे कम कम देखेगा, ज्यादा नहीं देखेगा। ठीक है। कितना कम होना चाहिए, कम से कम 90% से तो नीचे ही होना चाहिए, 90% तक होना चाहिए। 90% से अबव अगर आ जाता है तो फिर उसको वो कंसिडर ना करे। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। उसके बाद अगली कैंडल का जो है ये कैप से कंपेयर कर रहा है, यानी कि इस कैंडल को इसके साथ भी कंपेयर कर रहा है। अगर इसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू इससे ज्यादा हो जाता है तो ये यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि कैप के वॉल्यूम से भी कम होना चाहिए और जिसको इंगल्फ किया है उससे भी कम होना चाहिए। टू बार रिवर्सल में ये कंडीशन मैट होती है, या तो अगली कंडीशन ही अगली कैंडल ही उसको इंगल्फ कर दे, या अगर कुछ कैंडल्स बाद इंगल्फ हो रही है तो ये दोनों भी इंगल्फ हों। साथ इसको भी देखना होता है कि इसका वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। पता चला इससे ज्यादा वॉल्यूम आ गया है लेकिन इंगल्फिंग हो रही है, तो वो इंगल्फिंग कंसिडर नहीं होती। तो उसमें भी कितनी परसेंट तक मैक्स देखना होता है, तो 90% मैक्स है।
इससे ऊपर अगर वॉल्यूम चला जाता है, कैप के वॉल्यूम से 90% अबव हो जाता है, तो फिर वो कंसिडर ना करें, उससे कम ही हो। तो आप इसको 70% और 85%, 80% ये कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जितने भी परसेंटेज का आपने मैक्स बनाना है तो वो लिख सकते हैं, उससे नीचे नीचे या उसके बराबर तक के वो वॉल्यूम को कंसिडर करेगा। अब आते हैं चौथी कंडीशन के ऊपर, कैप ब्रेकआउट। कैप ब्रेकआउट काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है ये। जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है उसमें ऑलरेडी एक हाई वॉल्यूम होता है, अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसका हाई ब्रेक होता है तो वो एक अच्छा साइन होता है, लेकिन अगर 3 कैंडल या 5 कैंडल के अंदर अंदर होता है ना, तो वो क्विक रिवर्सल होता है। वहां पर आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट अमूमन उसमें देखा ये जाता है कि अगर आप कैप के ब्रेकआउट के ऊपर ले रहे हैं तो उसमें आप अपनी लॉट को ना हाफ करके लगाएं, क्योंकि अमूमन वो रिट्रेस करने के लिए आती है, दोबारा रीटेस्ट करने के लिए। मैं दिखाता हूं कैसे। पहले मैं यहाँ बता दूं कि इसमें ब्रेकआउट कितनी कैंडल्स के विंडो के अंदर करनी है। ये विंडो यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है टूल टिप के अंदर। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कि ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है, यानी कि ये आपका आपके सामने ही कंडीशन बनी हुई है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, इसका हाई ब्रेक हुआ है इस कैंडल के अंदर, तो उसने इसके क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर एंट्री दे दी बाय 4 की। तो ये 3 कैंडल्स के अंदर अंदर अगर होता है तो यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा सिग्नल। देखिएगा जरा, अभी 2 कैंडल्स पे दूसरी कैंडल पे बनाई है, मैं इसको और नीचे करूंगा, 1 करूंगा, ये हट जाएगा। देख रहे हैं? तो कितनी कैंडल्स पे चाहते हैं आप? यहाँ पे 3 कैंडल भी ले सकते हैं, 5 कैंडल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये बाय सेल के सिग्नल उसके हिसाब से आ जाएंगे। जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू कैप कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? वो यहाँ पर इसके थ्रेशोल्ड है, 90% से कम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर टू द कैप बार। और उसके बाद मैक्स अपोजिट विक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो ऊपर की विक है उधर सेलिंग प्रेशर नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ये विक लंबी नहीं होनी चाहिए। तो कितनी काबिल बर्दाश्त है? 25%। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट के अंदर कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जब अमूमन कैप का ब्रेकआउट होता है ना, तो उसके रीटेस्ट का भी वेट कर रहे होते हैं हम लोग। ये रीटेस्ट के ऊपर भी बाय में जाती है, बट ये रीटेस्ट के ऊपर आप इसको, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब इसके रीटेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ये वाली कंडीशन है अभी आपके सामने। यहाँ पर हम इसका हाई और लो मार्क करते हैं, और यहाँ पर चेक करते हैं कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट करने के बाद ही दोबारा जोन में आती है, रीटेस्ट करती है। अमूमन यहाँ पे कोई ना कोई, जैसे कि यहाँ पे एक डिमांड एरिया पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं आप, ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसको रिस्पेक्ट देके यहाँ से ये ऊपर गई है। बट ये मैनुअली काम करती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैनुअल अगर आपने सीखनी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं मैनुअल भी इसको सिखा सकता हूँ पूरा। ओके, इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें इसमें वो कंडीशन है जो अब मैं कुछ देर पहले आपसे बात भी कर रहा था। अब यहाँ पर ये रीटेस्ट हुआ तो ये चली गई, ये कैप की कंडीशन है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैप का ब्रेकआउट जो है वो आप देख सकते हैं, तो उसमें इस तरह की कंडीशन आती है। मैं ज़रा इसको और डिफाइन करता हूँ। पहले इसमें दो लॉजिक्स आ गई हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। पहले मैं आपको ब्रेकआउट का ही बताता हूँ, फिर उसके बाद स्वीप के बारे में बताता हूँ। ये स्वीप भी कंडीशन बन रही है यहाँ पर। अब ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ पर मैंने 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर जब मैं कंडीशन बढ़ाऊंगा ना, तो आप देखिएगा यहाँ पर ब्रेकआउट का आ जाएगा। ये कितनी कैंडल आ रही है? 1 2 3 4 5, छठी कैंडल में हो रहा है। मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे फौरन यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। अब ये जो ब्रेकआउट है, अब ये कुछ कैंडल्स के बाद हो रहा है, फौरन नहीं हुआ है। तो जब फौरन नहीं होता तो अमूमन ये रिवर्सल क्विक नहीं बनता। जब कुछ देर बाद होता है
तो फिर ये रिट्रेस करने भी आता है। तो उसके बाद ये रीटेस्ट करता है, माजरत, ये रीटेस्ट करता है और दोबारा से ब्रेकआउट देता है। ये यहाँ पे इसने अगेन ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल पर। एक मोमेंटम कैंडल है, और इस कैंडल का जो ऊपर की विक है वो भी छोटी है, ना होने के बराबर है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो ये एक एग्जांपल है जो कि आपको मैं समझाना चाह रहा था कैप ब्रेकआउट के ऊपर, कि कैप ब्रेकआउट जब हो तो कोशिश कीजिएगा कि उस पर डायरेक्टली अपनी जो लॉट साइज हैं, जो डिसाइडेड लॉट साइज हैं, वो मत रखें, इसकी हाफ कर लें। अगर ये थोड़ी दूर कंडीशन बन रही है, करीब बन रही है, तो उसकी काफ़ी एक्यूरेसी है कि वो रिवर्सल निकाल देती है, चला जाता है। या फिर बहुत कम होता है कि वो रीटेस्ट करने आता है और दोबारा ऊपर चला जाता है, लेकिन अमूमन वो सलंग ऊपर ही चला जाता है। तो यहाँ पे अगर कुछ कैंडल्स के बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो आप रीटेस्ट का वेट करें। रीटेस्ट के बाद जब अगेन इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तब आप इसको लें इस कैंडल के ऊपर। चाहे तो यहाँ पर एक और सिस्टम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें रखा हुआ है। अच्छा, इसमें वो कंडीशन मैंने नहीं रखी हुई जो इसमें रखी हुई थी, ट्रिगर वाली, क्योंकि इसमें कंडीशन बनती नहीं है वो वाली कि मैं दो दो तीन तीन ट्रिगर बना दूं। लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर भी वो चीज़ ऐड कर दूंगा जो यहाँ पर ट्रिगर वाली की हुई है, कि दूसरा ब्रेकआउट भी अगर आपको मिलता है कैंडल्स का तो आप वो ले सकते हैं। तो आपको एक पता लग जाएगा कि एक और ब्रेकआउट हो गया है। या फिर आप यहाँ पे एक सिंपल अलर्ट भी लगा सकते हैं, प्राइस अलर्ट्स भी लगते हैं। क्लाइमेटिक एक्शन बार ही सबसे बड़ी चीज़ है जो मिलती नहीं है अमूमन वीएसए के बंदों को। तो वो अगर आपको यहाँ मिल जाती है और इसके अलर्ट्स भी मौजूद हैं, मैं अलर्ट्स के बारे में एंड में बताऊंगा आपको, तो अलर्ट्स भी मिल जाते हैं, तो मार्केट में 24 घंटे बैठने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। जब जब ये अलर्ट्स आएंगे डिमांड कैप सप्लाई कैप के, तो आप उस वक्त सिस्टम पे बैठ जाएं और उसके बाद कंडीशन देख लें, यानी कि एक प्री आपको सिग्नल मिल जाता है कि अब मार्केट में कोई कंडीशन बनने वाली है, तो आप उस वक्त फिर सिस्टम पे बैठ जाएं और चार्ट को देख लें। एनीवे, अच्छा, इसमें जो मैं स्वीप के बारे में बताने लगा था कि ये कैंडल स्वीप हुई है, लेकिन आप कैंडल देख रहे हैं कैसी बिल्कुल डॉजी बनी है। ऊपर की विक इसकी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाय कंडीशन नहीं बनी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बाय कंडीशन बने, तो आप इसको बढ़ा दें। मैं इसको ज़रा 35 करके देखता हूँ, आई थिंक इस पे भी नहीं बनेगी ये, नहीं बनी। बट अगर मैं इसको 40 करता हूँ, शायद बन जाए। नहीं, अब भी नहीं बनी। 45 करके देखते हैं, आप देख रहे हैं विक कितनी बड़ी है वो, इसलिए नहीं बन रही है। अब यहाँ 50% करके देखता हूँ, शायद बन जाए। 50% पर भी नहीं बन रही है, विक इतनी बड़ी है ये कि ये 50% पर भी नहीं बन रही है। ये 60% पर भी नहीं बन रही है। 70% पर भी नहीं बन रही है। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी कम है। वॉल्यूम इसका ज़रा करते हैं कम। हम्म, वॉल्यूम भी कम था इसका। अभी देखा जाए तो ये 50% पे चेक करते हैं इसको। 50% पे बन रही है ये। इसको 35% करके देखते हैं। 35 पे नहीं बन रही। आप इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जहां जहां आपको फील होता है ना कि यहाँ पे कुछ कंडीशन बननी चाहिए थी, नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्या ये इंडिकेटर सही काम नहीं कर रहा। सारा गेम इनपुट्स का होता है। मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे इनपुट्स डाले हुए हैं, बहुत गहराई में इसको बनाया हुआ है। तो आप इसके अंदर इसको चेक कर सकते हैं, इसके इनपुट्स को कहाँ कहाँ हिलाना है, कैसे कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रिवर्सल हुआ है, प्रॉपर रिवर्सल हुआ है, तो यहाँ पे क्यों कंडीशन नहीं बनी। यहाँ पे स्वीप भी हुई है कैंडल। देखिए 47% की विक है ये तकरीबन। ये सिर्फ मैंने दिखा इसलिए रहा था ताकि वो पता चले कि कैंडल की विक कितनी बड़ी है। तो 47% की विक है, तो इस जगह पर आपका ना बाय बनता नहीं है। तो इसलिए मैं
आपको कंसिडर भी नहीं करूंगा, आप 35% तक जा सकते हैं। बट यहाँ पर भी आप देखें कि इसका जो वॉल्यूम है अगली कैंडल का, वो भी कम है। मैं इसको पहले 50% करता हूँ, फिर यहाँ पे वॉल्यूम दिखाता हूँ कि कितना कम है। ओके, माइनर सा कम है, माइनर सा कम है, इतना चलता है। अगर आप इसको इसको 70% पे नहीं ले देखते, 65% पे भी देख रहे हैं तो देख सकते हैं, इतना भी कम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गई है, ये हाफ नहीं होनी चाहिए, डॉजी नहीं होनी चाहिए। इसको मैक्स आप 35 तक कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 25% तक रखें इसको, क्योंकि ज़्यादा जितनी बड़ी विक होगी ना, उतनी सेलिंग प्रेशर का खदशा होता है। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि ये स्वीप भी किया है, यहाँ पे इसने विक भी बनाई है, फिर भी मार्केट ऊपर चली गई। क्योंकि जब ये कंडीशन, यहाँ बाय नहीं बनता, अब बाय को हम बाद में देखेंगे। अब ये ब्रेकआउट हो गया, यानी कि यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर आ गया है इस कैंडल में, लेकिन इस कैंडल तक नहीं था। यहाँ तक हम कंफर्म नहीं थे, यहाँ पे सेलिंग हो सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें मोमेंटम आया, आप देखें रेड कैंडल उतनी शेप नहीं बना रही, बार बार रिजेक्शन ले रही है, लेकिन ग्रीन कैंडल में एक मोमेंटम आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इस कैंडल में बड़ा मोमेंटम आया विद लो वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक बाय बनता है, यहाँ एसएल बन जाता है, लेकिन काफ़ी देर बाद बना है तो रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। तो ये दोबारा मार्केट में उसमें जोन के अंदर आया है, क्लैम्प एक्शन बार के उसके बाद ऊपर गया है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैनुअल में पढ़ाई जाती हैं, अगर आप ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, अब इससे नीचे चलते हैं। ओके, ये वाली कंडीशन, ये कैप की कंडीशन है। कैप हाई वॉल्यूम इंगल्फिंग, एक हाई वॉल्यूम से कैप को इंगल्फ करना, तो ये उस बेस पे लॉजिक है। तो इसकी डिटेल मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसकी छोटी सी लॉजिक है और वो ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन ये कंटिन्यूशन के अंदर आती है। नो डिमांड नो सप्लाई, इसी कंडीशन में आपको समझा देता हूँ। फर्ज करें कि ये एक रेड कैंडल है और इसमें डिमांड कैप है, बट एक हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। अगर तो ये हाई वॉल्यूम कैप की अगली कैंडल भी रेड बन जाती है और इस लो से नीचे उसकी क्लोजिंग आ जाती है विद लो वॉल्यूम, तो ये एक कंटिन्यूएशन साइन है कि मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया है क्लाइमेटिक एक्शन बार को, वो और नीचे आना चाहती है। अब रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम तो आ गया है, लेकिन उससे अगली भी एक और रेड कैंडल बन गई जिसमें लो वॉल्यूम आ गया है और इसका लो भी ब्रेक कर दिया है और यहाँ क्लोजिंग दे दी है। तो वहां पर एक कंटिन्यूएशन ट्रेड बनती है, लेकिन रिकमेंड उसमें 75% तक होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 90% किया हुआ है, यानी कि जो अगला वॉल्यूम है ना, वो कम होना चाहिए। अगर इसमें हाई वॉल्यूम आया है तो उसमें काफ़ी कम होना चाहिए इसकी मिकदार, 75% तक या 80% तक हो, उससे कम हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। और इसमें भी आपने विक देखनी है कि अगर इसमें सेम साइड पे विक देखनी है, यानी कि अब सेलिंग में जा रही है तो उसकी नीचे वाली कैंडल की तरफ ना सेम साइड में विक नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो कितने विक, 25% लिखी हुई है यहाँ पर। अच्छा, इसमें स्प्रेड भी देखना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी कंडीशन आपको दिखा दूँ जो कि सामने आ जाए। पहले मैं उसकी बाकी की कंडीशन बंद कर देता हूँ ताकि वो इजीली फाइंड आउट हो जाए। ये कंडीशन बहुत कम बनती है, इसलिए आपको चार्ट पे कम दिख रही है। ये रही।
ये रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट में आपको एंड में बताऊंगा। मैं भी हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें कि एक हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है और इसमें क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी। मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये सप्लाई कैप बनी है। सप्लाई कैप बनी है, लेकिन उस सप्लाई कैप का ब्रेकआउट हो गया है अगली ही कैंडल ने, और उस कैंडल ने वॉल्यूम भी कम दे दिया है। ये एक हाई वॉल्यूम लगा है और उससे कम वॉल्यूम इसने दिया है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ विक ज़्यादा लगी है, ये बेनिफिट होता है। अगर आपको नीचे एक इसमें विक लंबी मिल जाए तो उसका मतलब कि इसमें बाइंग प्रेशर है इस कैंडल के अंदर। लेकिन ऊपर की विक छोटी होनी चाहिए, 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कैंडल अगर आपको मिल जाए, वहां पर बाय मिलता है। लेकिन इसमें एक और भी मसला है। वो मसला ये है कि इसमें अक्सर ना, जब ये इस तरह की कैंडल में हाई वॉल्यूम आता है तो अगली कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है और उसे क्लोजिंग यहाँ कहीं मिलती है। अब इसका स्प्रेड इतना और अगली कैंडल का इतना बड़ा, तो वहां पर फिर बाय नहीं लेना, वो बनती नहीं है, क्योंकि उसका स्प्रेड पिछली कैंडल से बहुत बड़ा स्प्रेड आ गया है। तो वहां पर कितना स्प्रेड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 100% लिखा हुआ है कि जितनी ये कैंडल है उसी के बराबर बराबर आ जाए या कम हो, ज्यादा ना हो। तो कितनी ज्यादा आप इसमें मैक्स स्प्रेड कैप के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैक्सिमम कैंडल रेंज कंपेयर टू कैप स्प्रेड। उस कैप का स्प्रेड कितना होना चाहिए, ये इस पे डिपेंड करता है। तो उसमें आप यहाँ पे 100 लिख देंगे, तो वो जितना जितनी ये स्प्रेड इस कैंडल का होगा उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा, ये इग्नोर कर देगा। उससे कम होगा होगा तो दिखा देगा, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है। तो इसमें हर एक बारीकी का ख्याल रखा गया है ताकि इसमें जितनी भी स्ट्रेटजीज हों वो अपने अंदर एक पावरफुल स्ट्रेटजी हो। इसकी भी एक्यूरेसी नो डिमांड नो सप्लाई की काफ़ी अच्छी है। इसकी भी तकरीबन 80 टू 85% देखी गई है, टेस्ट की गई है। और इसकी भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, इसकी तकरीबन 90% तक की है। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम बनती है, बहुत कम। लेकिन जब बनती है तो बहुत अच्छी बनती है। एनीवे, अब मैं बाकी को दोबारा से रीसेट कर रहा हूँ। मैंने 6 कंडीशंस आपको बता दी हैं। 4 रिवर्सल हैं, 2 हमारी कंटिन्यूएशन में है। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। रिस्क मैनेजमेंट मैंने सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए एक TPSL इसमें दिखाया हुआ है, बट आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से भी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। बस ये मैंने उन लोगों के लिए बताया हुआ है कि जिनको रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आती है, उनको परेशानी होती है, तो वो इस रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंडिकेशन मिलेगी कि क्या आपने एसएल रखना है, क्या टीपी रखने हैं। और इसमें अगर ये 70% प्रॉफिट रीच आपको दिख रहा होगा इसमें, कि जैसे ही आपका एक टीपी से 70% तक पहुंच जाता है तो वो आपको इंडिकेट करना शुरू कर देगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले मोड है। इसको अगर आप ऑल करेंगे तो ये हर ट्रेड का TPSL शो करना शुरू कर देगा। चार्ट थोड़ा सा मैसी हो जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि करंट ट्रेड को ही रखें ताकि चार्ट आपका क्लीन रहे। अभी देखिए यहाँ पर इसने एंट्री का शो करना शुरू कर दिया। ये यहाँ पर इसने एंट्री ली है, एसएल इसने, ये रहा इसका एसएल। ट्रेड का नंबर भी दिखा रहा है, ये एंट्री है इसकी। इसकी एंट्री आ रही है 280 और ये सेल की एंट्री है। यहाँ पर एक सेल की कंडीशन बनी थी यहाँ पे, तो ये उसकी एंट्री आ रही है। ये बाय की कंडीशन बनी है यहाँ पर, तो ये बाय की एंट्री का आ रहा है। तो ये 280 नंबर आ रहा है इसका। तो 280 नंबर यहाँ पे SL 280 का दिखा रहा है। इसमें ट्रेड आईडी भी आती है, मैं सॉरी बताना भूल गया। रिस्क मैनेजमेंट के पैरामीटर्स में लिखा हुआ है शो ट्रेड आईडी इन लेबल। तो इसमें आपको ट्रेड आईडी दिखा रहा होगा ताकि मल्टीपल ट्रेड्स में से आप आइडेंटिफाई कर सकें कि टीपी कौन सा है, एसएल कौन सा है, किस ट्रेड का क्या एसएल है।
अब ये 279 नंबर है, तो उसका मतलब कि ये उसका टीपी इस एंट्री का है, ठीक है। और ये बाय की एंट्री यहाँ बन रही है, तो ये यहाँ दिखा रहा है इसको। तो 280 ट्रेड का एसएल ये है, टीपी ये है, और इसने इसको यहाँ ट्रेल करवा दिया है। उसके बाद ट्रेलिंग इसकी, सॉरी, ये एस एल 279 का है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो रही थी तो वो दूर हो गई। 79 ये वाली ट्रेड है सेल की। अब यहाँ पे जब टीपी तक पहुंची है तो 70% रीच मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 70% तक जब ये रीच कर जाए तो मुझे बता दे, और मेरा जो एस एल है वो 40% तक लेकर आ जाए। तो ये 40% एस एल इसने बता दिया, प्राइस साथ साथ बता रहा है। मैं यहाँ पर अगर इसको 50% करता हूँ और इसको 10% करता हूँ तो फिर ये उसके अकॉर्डिंगली दिखाना शुरू कर देगा। ये देख रहे हैं, ये 50% तक टीपी के पहुंच गया है, उसके बाद यहाँ पे 10% तक यहाँ पर आ गया है। इसमें ख़ास किस्म की ट्रेलिंग भी मैंने रखी है, जो आपके हायर हाई लोअर लो के हिसाब से चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। ये देखें, इसमें यहाँ पर जब इसने बाई की एंट्री ली है इस जगह पर, तो उसके बाद ये एक लोवेस्ट पॉइंट बनाया है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है, तो उसने यहाँ पर एक एसएल छोड़ दिया है अपना इस जगह पर, कि आप अपना एसएल अपडेट कर लें, इसको ट्रेल कर लें। ये इसका एक स्विंग पॉइंट है इस जगह पर। उसके बाद यहाँ पर आके इसने बता दिया कि 70% अप्रोच हो चुका है, और टीपी इसने यहाँ दिया हुआ है। अब ये टीपी यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, इसके बारे में अब अभी आपको बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रही है इसमें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि जो रीसेंट हाई और रीसेंट लो है पिछली 5 कैंडल के हिसाब से जो वो बना रहा है, वो यहाँ पे शो होता है। एक टीपी एसएल की रेंज होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक इंडिकेटर के जरिए। ये मैं नॉर्मली इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, ये उसी से रिलेट करके मैंने डाला हुआ है। स्विंग हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये पैटर्न स्मार्ट का एक इंडिकेटर है। ये इस तरह से लाइंस लग जाती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। वही चीज़ अप्लाई हो रही है इसके अंदर भी, इसके अंदर एसएल उसी लिहाज से ही देखे जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि ये 5 कैंडल्स के बाद लो या हाई कंफर्म करता है, तो मैंने इसके अंदर एक ख़ास कंडीशन डाली है उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका एसएल और टीपी किस तरीके से लिया जा रहा है। यहाँ पर ये बाय लगा है, अब ये एक लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमें कहीं पर भी सपोर्ट मिल नहीं रही, ये एक सपोर्ट है इसकी, ये रही बिल्कुल सही है। यहाँ बाय खुला है, और इसका एसएल ये लगा हुआ है 311, तो ये इसका एसएल है, इसी लाइन पर ही लिया हुआ है इसने। और इसका जो टीपी है, यहाँ पर ये वाला जो टीपी आ रहा है, ये टीपी भी यहाँ पर एक लाइन आ रही होगी, उसी को इसने लिया होगा, ये रही। नहीं, मैंने सॉरी इसमें रेशो सेलेक्ट कर दिया था, इसलिए इसने रेशो लिया। ये हटा देता हूँ मैं, तो उसके बाद इसका टीपी चेंज हो जाएगा। हाँ, ये रहा। ये यहाँ पे टीपी आ गया, ये वाली लाइन का। तो ये हमारी एक हाई है, यहाँ पे जब बाय बना है तो रीसेंट हाई ये है, और रीसेंट लो इसका ये है, तो उसके हिसाब से उसने टीपी और एसएल रख लिए हैं। यहाँ पे टीपी एसएल इस लिहाज से चल रहे हैं। अगर आप इस लिहाज से नहीं चलना चाहते हैं, टीपी आपने, एसएल आप ये वाला लेना चाहते हो, लेकिन टीपी आप ये नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से चलूं, तो अगर आप आरआर के तरीके लेकर आना चाह रहे हैं तो यहीं पर ही ऑप्शन आता है
ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के इनपुट्स हैं, ठीक है। ये ऑल्टरनेट टीपी है कि अगर कोई पिवट नहीं मिलता है तो ये ऑल्टरनेट टीपी की तरफ चला जाए। और अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए तो आप सिंपल इधर क्लिक कर दें, आपको टीपी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा जो यहाँ पे इनपुट दिया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं उसकी वैल्यू है ये 5 और 5। आपको अगर इसमें थोड़ा छोटा एस एल चाहिए या छोटा टीपी चाहिए तो आप इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप इसकी वैल्यू को बढ़ा के यूज़ कर लें तो फिर आपको उस हिसाब से शो होना शुरू हो जाएगा। बट आपको इंडिकेटर दिखा दिया है स्विंग के नाम से, यही चीज़ इसके अंदर डाली गई है इस इंडिकेटर के अंदर, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से रीसेंट हाई और रीसेंट लो को टीपी एसएल लेके चल रहा है। एडिशनल इसके अंदर मैंने जो चीज़ डाली है कि अमूमन क्या होता है कि डील फर्ज करें यहाँ बन रही है, टीपी बिल्कुल इसके थोड़ा सा ऊपर है, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है पिछली बार का वो बिल्कुल ही करीब है, यानी कि मुश्किल से 5 पिप 2 पिप का है। तो आपको इतना करीब का टीपी नहीं चाहिए, आप उससे अगला कोई हाई या लो आपका टीपी हो वो देखना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर आप एक बफर डालेंगे, ये वाला टीपी गैप फॉर पिवट पॉइंट। ये गैप होगा, सॉरी बफर नहीं है, ये गैप है। आपने गैप डालना है यहाँ पे 5 पिप का। ये पिप ये पॉइंट्स के हिसाब से चल रहा है। गोल्ड के ऊपर 500 पॉइंट्स का मतलब होता है 5 पिप। तो मैंने यहाँ पर 5 पिप लिखा हुआ है 500 पॉइंट्स के हिसाब से। तो 5 पिप के बाद वो देखेगा कि इसका हाई या रीसेंट लो टीपी के लिए मेरा क्या आ रहा है। अब फर्ज करें यहाँ पर टीपी अभी ये वाला शो कर रहा है, अगर मैं इसका इंक्रीज कर दूंगा गैप तो फिर ये उससे अगले टीपी का देखेगा, ये वाला इग्नोर कर देगा। इसका सिंपल वर्क ये है टीपी गैप का। यहाँ पे मैंने 5 पिप लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं तो ये 500 की जगह इसको 50 कर दीजिएगा, वरना फिर आपको ना टीपी नज़र ही नहीं आएगा, वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि वहाँ पर 50 के हिसाब से 5 पिप बनते हैं। 500 का मतलब वहाँ पे फिर 50 पिप हो जाता है। तो वो 50 पिप का गैप दे देगा, इतनी तो मूवमेंट भी नहीं होती। तो आपने ये ख्याल रखना है कि इसको कम कर देना है जब आप रिस्क मैनेजमेंट को देख रहे होंगे तो इसमें से एक ज़ीरो कम कर देना। नैस्डैक में भी कर रहे हैं तो उसमें एक ज़ीरो कम कर दीजिएगा, यानी कि इंडिसेस के ऊपर। या बस गोल्ड के ऊपर है, ये गोल्ड का भी है, आपको ओंडा है, ओंडा के अलावा अगर किसी चार्ट पर जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपने एक ज़ीरो कम करना होगा। अगर कोई रिसेंट टीपी के लिए नहीं मिलता तो ये ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट टीपी में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कंसिडर कर लेगा। पहली प्रायोरिटी इसकी यही होगी कि ये टीपी हो। अगर ये टीपी नहीं मिलता है, प्राइस जिस तरह से चल रही है ऊपर की तरफ, तो कोई करीबी हाई उसको मिल नहीं रहा है टीपी का, जो आजकल हो भी रहा है गोल्ड में। गोल्ड काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चला गया है तो कभी कभी उसको रेजिस्टेंस मिल नहीं पा रही होती, कोई इस तरह का पिवट नहीं होता, तो वो टीपी कहाँ ले। तो फिर ऑल्टरनेट टीपी में हमने रेशो डाला हुआ है, तो जितना एसएल होगा उसका रेशो के हिसाब से वो टीपी रख देगा। और अगर आप सारे ही ऑल्टरनेट टीपी में रेशो रिवॉर्ड रेशो को ही चाहते हैं तो फिर आपको ये पिवट ख़त्म करना होगा। तो ये आपको सिर्फ ये चेक बॉक्स लगा दें तो ये पिवट वाला ख़त्म हो जाएगा, सारे रेशो रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से चलेंगे। शो ट्रेड आईडी लेबल ये मैंने बता दिया। ये एक ख़ास चीज़ है, ये दो फंक्शन एक साथ हैं। फॉल लुक बैक कैंडल, एसएल बफर पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्विंग इंडिकेटर है इसमें भी ये 5-5 का जो इनपुट है, ये अगली 5 कैंडल जब तक नहीं होती, यानी कि ये लो लगा है उसके बाद 1 2 3 4 5, जब ये पांचवी कैंडल क्लोज होगी तो फिर ये यहाँ पे लो कंफर्म करेगा। ये इसका मैकेनिज्म है, ये डिले नहीं करता, बेसिकली ये कंफर्मेशन करता है कि इसका लो कंफर्म हो गया है। तो कितनी कैंडल के बाद कंफर्म करना है ये इसके ऊपर आ रहा होता है। तो आपने कंफर्म करना होता है कि यहाँ पे ये कंफर्म हो गया है 5 कैंडल के बाद, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पर इनपुट में भी 5-5 लिखा हुआ है। अब फ़र्ज़ करें कि मेरा सिग्नल जो है वो इसी कैंडल पे बन गया। ये जो लो लगा है, इसी कैंडल पर ही मेरा सिग्नल बन गया, जो अमूमन बनता भी है कि यहाँ पर क्लाइमेटिक एक्शन बार है, इसका लो स्वीप कर दिया और यहाँ पर मेरा सिग्नल बन गया। अब वही लो इतना बड़ा है, मुझे तो वो चाहिए, लेकिन जो यहाँ लो बना हुआ है, फ़र्ज़ करें ये लो बना हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको एसएल दिखाना शुरू कर देगा। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये कैंडल आपकी फ़र्ज़ करें यहाँ तक इसने लो लगाया हुआ है, इस जगह तक। लेकिन उसका जो प्रीवियस लो है वो ये है, वो छोटा है। ये विक का बड़ा है, मुझे तो इसकी लिक्विडिटी देखनी है क्योंकि रिसेंटली इसने लिक्विडिटी ये वाली बनाई है, ये क्रिएट की है। तो यहाँ हंटिंग हो सकती है, तो मुझे इससे नीचे एसएल लगाना है। तो इससे ऊपर फिर ये यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है। तो इस चीज को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉल बैक लुक बैक कैंडल्स का एसएल रखा है। ये वो एसएल है कि अगर आपको यहाँ पर ये वाला विक बड़ी मिल गई है, यहाँ तक है, और एसएल लोवेस्ट पॉइंट आपका छोटा है, रीसेंट विक आपकी बड़ी है, तो फिर वो इसको कंसीडर करेगा, या फिर ये है ही नहीं। यानी कि एक ऐसे पॉइंट पर आपको एसएल नजर आ रहा है जहां पर आपको पिवट नहीं मिल रहा है। तो जब पिवट नहीं मिलेगा तब ये क्या करेगा, तो ये पिछली 5 कैंडल का सबसे लोवेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट को एसएल डालेगा। वो बहुत करीब होता है एसएल, और वहां अक्सर लिक्विडिटी उड़ जाती है। तो वहां पर आपको बफर डालना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने 5 पिप का बफर डाला हुआ है, लेकिन ये इससे रिलेट कर रहा है। अगर आपको पिवट मिला है तो वहां 5 पिप का बफर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर पिवट नहीं मिला या फिर पिवट से बड़ी विक यहाँ पे बड़ा लो मिल गया यहाँ पर, या हाई मिल गया, तो फिर वो उस लिहाज से एसएल इसको कंसिडर करेगा, इसकी विक को। ये वाली जो विक अगर यहाँ तक आती है तो इस विक को वो कंसिडर करेगा एसएल, और यहाँ पर वो 5 पिप का बफर डाल देगा। तो ये फॉल बैक लुक बैक कैंडल्स का एसएल है बेसिकली। अब आते हैं मेन बफर के ऊपर। ये मेन टीपी और मेन एसएल का बफर है। अमूमन ऐसे लोग शिकायत करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे टीपी हिट हो गया, मेरे MT4 MT5 पे टीपी हिट नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? स्प्रेड। तो अगर आप यहाँ पे स्प्रेड ऐड करते हैं तो फर्ज करें टीपी अगर यहाँ है तो वो 2 पिप नीचे प्लॉटिंग कर देगा, और प्राइस भी उस हिसाब से देगा आपको। और एसएल फर्ज करें यहाँ है तो वो 2 पिप नीचे दिखाएगा, प्लॉटिंग भी वहीं करेगा, प्राइस भी वहीं बताएगा आपको। तो इसका ताल्लुक जो है वो मेन टीपी एसएल से है। बट मेन टीपी एसएल में अगर यहाँ पे एसएल बफर आपने डाला हुआ है और साथ में ये वाला बफर भी ऐड हो रहा है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा आपस में। यानी कि 5 पिप इसका और 2 पिप ऑलरेडी मेन एसएल का, तो ये 7 पिप हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ट्रेलिंग की तरफ। ट्रेलिंग का मैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि ये कोई इस तरह की ट्रेलिंग नहीं है जो नॉर्मली चल रही होती है, थोड़ी सी हट के ट्रेलिंग है। बेसिकली हमें वीएसए में एक पोजिशनल ट्रेडिंग चाहिए होती है। तो उसमें मैं डिस्टेंस ट्रेलिंग डालूं, या फिर एटीआर बेस्ड ट्रेलिंग डालूं, या हायर हाई लोअर लो बेस्ड ट्रेलिंग डाल दूं, तो वो उतना मज़ा नहीं करवाते जितना मज़ा आपको उसके स्विंग के हिसाब से चलने पे होगा। कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर आकर आपकी ट्रेड बनती है इस जगह पर, इस पॉइंट पे, तो उसका अगला एसएल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये ट्रेलिंग करेगा इस तरह से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एसएल हिट कर देगा, तो आपने बाय यहाँ से लिया, यहाँ पे आपकी ट्रेलिंग हो गई हिट। लेकिन इतना बड़ा मूव नहीं मिला। अगर आप टीपी के साथ से इसको ट्रेल करना चाहते हैं तो या तो टीपी हिट हो जाएगा या ट्रेलिंग हिट हो जाएगी, और अगर आप इसको मौका देना चाहते हैं और ऊपर जाने का, तो आप फिर इसका टीपी हटा दें। ये जहां तक भी ऊपर जा रही है आपका नसीब, और अगर ऊपर जाके नीचे आके हिट हो जाए तो आपका नसीब।
तो दोनों चीज़ें अगर आपको देखनी है तो किसी एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, या तो आप टीपी ले लें या ट्रेलिंग ले लें, या फिर दोनों सेफ साइड रख लें कि या तो टीपी मिल जाए या ट्रेलिंग मिल जाए। दोनों उसको ऑन रखो, तो यहाँ पे डिसेबल कर देना फिर टीपी को, कि या तो टीपी मिल जाए मुझे या फिर ट्रेलिंग हिट हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और ट्रेलिंग ऑन ऑफ करनी है वो यहाँ से हो जाती हैं। डिस्प्ले मोड का मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कि इसमें अगर आपको सब ट्रेड का टीपीएसएल चाहिए, चार्ट पे दिखा देखना चाहते हैं तो ऑल कर दें, वरना इसको करंट रहने दें, सिर्फ करंट ट्रेड का बाय सेल वाली कंडीशन का दिखाएगा। यानी कि एक बाय और एक सेल ये इस तरह से दिखाएगा। अगर एक बाय प्लॉट हो गई है तो उसकी टीपीएसएल दिखा रहा होगा, उसके बाद अगर एक सेल प्लॉट हो गई तो वो बाय की नहीं हटाएगा। करंट मतलब करंट बाय और सेल दोनों के दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं 70% और 10% वाली बात पर। ये जो पार्शियल ट्रिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिएगा। यहाँ पे बाय है, टीपी इसने यहाँ रखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे प्लॉटिंग क्यों नहीं आ रही, इधर करीब से दिखाता हूँ ये वाला। ये सेल खुला, लाइन लगी हुई है, यहाँ पे एसएल है। अब मार्केट ने यहाँ पे इसने टीपी रखा हुआ है, टीपी का 70% यहाँ तक अप्रोच कर चुका है। यहाँ पर जैसे ही ये 70% तक आएगा, ये एसएल यहाँ पे अपडेट कर देगा आपको, कि 313 की ट्रेड का जो एसएल है वो अब ये रख सकते हैं आप। तो ये जैसे ही यहाँ पे अप्रोच करेगा, ये प्लॉट होगा तो ये भी प्लॉट हो जाएगा, तो आप ये रख सकते हैं। चाहे तो इसको आप इस रिस्क मैनेजमेंट को टोटली इग्नोर कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो रिस्क मैनेजमेंट करनी है वो करें। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल आप स्टाइल में आए और यहाँ पे सिर्फ ये दो चेक बॉक्स हटा दें, तो आपकी ये रिस्क मैनेजमेंट हट जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से। इसमें एक ख़ास चीज़ मैंने ये रखी है कि इसमें आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप 50% पे कम से कम ब्रेक इवन तो कर लें। आपकी जब ट्रेड 50% तक पहुंच जाए या 70% तक पहुंच जाए, तो आप कम से कम ब्रेक इवन की तरफ लेकर आ जाएं, तो ये आपको वो इंडिकेट कर देगा कि 50% तक ट्रेड चली गई, तो मैं चाह रहा हूँ कि 5% तक, यानी कि स्प्रेड मिला के मेरा एक, मुझे एक एसएल बता दे कि यहाँ पे हो। तो फिर ये आपको जैसे ही 50% तक पहुंचेगी मार्केट, तो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि यार अपना ब्रेक इवन कर लो, या फिर एसएल के आसपास आप लेके आ जाओ, तो आप ब्रेक इवन कर सकते हो यहाँ पर। तो ट्रेड ज़रा सेफ हो जाती है। उसके बाद फिर आप इसको टीपी तक लेके जाना चाहते हो या इसकी ट्रेलिंग चेक करना चाहते हो, वट एवर जो भी आप इसमें देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसमें अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो इसका टीपी और एसएल दोनों बढ़ जाएगा। ये बढ़ने पर भी इधर इधर तक ही है। ये देखिए यहाँ से ये आप नीचे हो चुका है, अब ये पीछे की देख रहा होगा, ये वाले देख रहा है अभी है। इसमें स्प्रेड डला हुआ है इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है। ये यहाँ पे ये टीपी होगा इसका, ये यहाँ तक इसने लिया हुआ है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको अगर मैं बढ़ा दूंगा, मजीद और बढ़ाऊंगा, तो ये और ज़्यादा टीपीएसएल इसके बड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इसको 5 तक ही रहने दे तो अच्छा है। ये 5 पे इसका एक एवरेज एक अच्छा हिसाब किताब आता है। बाकी इसको अपने हिसाब से देखना चाहें तो देख सकते हैं। नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग हैं वो यही देखते हैं। अगर सेल यहाँ बन रहा है तो वो सेफ साइड के लिए या तो इसकी बॉडी तक देखते हैं या इसकी विक तक देख रहे होते हैं। तो आप इस हिसाब से अपने टीपी को और एसएल को देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे इंडिकेट भी कर देगा कि यहाँ पे ये आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें अगर फर्ज करें एक सेल यहाँ बना है तो फिर एक सेल इस कैंडल में बन गया या इस कैंडल में बन गया, तो दो सेम डायरेक्शन के आपको सेल मिल गए या बाय मिल गए, तो ये जो प्रॉफिट रीच है ना वो रीसेंट के हिसाब से बताएगा, ना कि इस कैंडल के हिसाब से बताएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर यहाँ पे दो सेल या दो बाय मिल गए, तो आपको ये जो प्रॉफिट रीच बताएगा वो रीसेंट कैंडल का बताएगा, ना कि इस कैंडल का बताएगा। तो
इसके अलावा आई थिंक मैं तकरीबन सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दोबारा से दे देता हूँ। क्लाइमेटिक एक्शन बार में जो बाइंग और सेलिंग क्लाइमेक्स हैं उसके मोड्स हैं ये क्लाइमेट एक्शन बार के स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल और स्ट्रॉन्गेस्ट मोड हैं ये। टाइम सेशंस हैं, मिनिमम वॉल्यूम थ्रेशोल्ड है, 4 रिवर्सल लॉजिक्स हैं और उसकी इनपुट सारी यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी हैं। 2 कंटिन्यूएशन लॉजिक्स हैं, उसके भी इनपुट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। यहाँ पे ये पूरे रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है और ये पार्शियल बुकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है वीएसए का इंडिकेटर। इसको मैं दोबारा से सेटिंग कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसमें आपको किसी भी तरह की लॉजिक्स आप चाहते हैं कि आप इसमें ऐड करना चाहें या फिर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ वीएसए की कुछ एक ख़ास स्ट्रेटजी आपकी है वो आप चाहते हैं इस इंडिकेटर में उसको इंडिकेटर बनाना, बाय सेल कंडीशन बनाना, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जूम मीटिंग करना चाहते हैं इसके ऊपर तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपकी स्ट्रेटजी को पहले देखूंगा और उसको रिव्यू करूंगा। अगर वो वाकई में एक अच्छी स्ट्रेटजी है और आप उसका इंडिकेटर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बना के दे सकता हूँ। अब आते हैं इनके अलर्ट्स के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इनके अलर्ट्स कैसे लगते हैं। सिंपल है बहुत। यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है ऐड अलर्ट्स। यहाँ पर आपको कंडीशन है, उसके बाद ये एक आ रहा है, यहाँ पे 4 चीज़ें आ रही हैं आपके पास, यानी कि 4 तरह के अलर्ट्स लगेंगे। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे डिमांड कैप, तो डिमांड कैप यहाँ पे ट्रिगर पे ख़ास तौर पे ना वंस पर बार क्लोज सेलेक्ट करना है आपने। कोई और अगर सेलेक्ट हुआ हुआ है तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैसेज में आना है, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिख दें, लेकिन मैसेज आपको ये वाला आएगा और यहाँ पे क्रिएट कर दें। बहुत सिंपल है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने अलर्ट्स लगाए हुए हैं। ये 1 2 3 4 4 अलर्ट्स लगे हुए हैं। जब जब डिमांड कैप बनती है तो ये मुझे उसका अलर्ट देता है। यहाँ पर बने भी होंगे। ये पिपस्टा के हैं और नेस्टेक के हैं, फिलिप के हैं। अच्छा, एक मिनट। यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है ना लिखा हुआ एस टी मास्टरी अलर्ट डिमांड कैप, यही आपको शो होगा। तो जब जब ये कंडीशन ट्रिगर होगी, डिमांड कैप जब बनेगी तो आपको ये अलर्ट आएगा। सप्लाई कैप बनेगी आपको अलर्ट आएगा। कोई भी बाय कंडीशन बनेगी आपको अलर्ट आएगा। कोई भी सेल कंडीशन बनेगी आपको अलर्ट आएगा। तो आप यहाँ पर अलर्ट्स लगा सकते हैं। 4 अलर्ट्स लगाने होंगे आपको। इसका अलग लगाना होगा, इसका अलग लगाना होगा। जब ये लगाएंगे तो यहाँ पे मैसेज में देख लें सप्लाई कैप लिखा हुआ आ रहा है। जब आप बाय कंडीशन का लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। और जब आप इस पर सेल कंडीशन लगाएंगे तो फिर आपको इस तरह की कंडीशन मैजिक ये सॉरी इस तरह का मैसेज मिलेगा आपको। यहाँ पे अलर्ट नेम आप जो भी चाहें लिख सकते हैं। इसका अलर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके लिए है कि आप इसमें, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एस टी मास्टरी बाय सिंगल सिग्नल ट्रिगर, तो ये एक अलग इसमें नाम है, सिर्फ ये मेरे लिए है। या फिर यहाँ पे आप अपने तौर पे कोई भी नाम लिख सकते हो। इससे अलर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी ये मैसेज आपका वैसे ही रहेगा। सो यहाँ तक क्लियर है। अलर्ट्स मैंने बता दिए हैं। ऑटोमेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो यहीं पर ही वो कमांड आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप कमांड लिखेंगे तो ये सेल की कमांड ट्रिगर हो जाएगी। यहाँ पर लॉट साइज वगैरह सब यहाँ लिख सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। या जो ऑटोमेशन करना चाहते हैं वो मुझसे अलग से रब्ता कर लीजिएगा। मैं उनको इस पे बता दूंगा कि इसको ऑटोमेट कैसे करना है। ये फुली ऑटोमेट भी हो सकती है। और इसके अलावा इसके ट्रायल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा एक फॉर्म है, वो आपने फिल करना है। इसकी जो प्राइसिंग है उसके हवाले से भी मैं बता दूं कि मैं इसमें इसमें ना मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस रखी है। इसमें मंथली बेसिस पर मैंने इसकी प्राइसिंग रखी है।
कोई लाइफ टाइम का चक्कर नहीं है कि एक टाइम ले लिया उसके बाद फिर अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई ट्रायल भी नहीं देते, अगर तो ट्रायल में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैंने ट्रायल भी रखा हुआ है और इसमें कोई लाइफ टाइम वाले मामलात भी नहीं है। आप लेने से पहले इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको पसंद आता है तो लें, वरना नहीं लें। और अगर लेना भी है तो मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको किसी भी महीने स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप इसको अनसब्सक्राइब करवा दें। आप दोबारा इसको सब्सक्राइब नहीं करवाएं। तो कोई इतना भारी अमाउंट भी नहीं है। $100 इसका पर मंथ सब्सक्रिप्शन है, लेकिन जो मेरी आईबी में के यूज़र हैं, जो मेरी एक्सएनएस की आईबी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या फिर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो उनको एक स्पेशल डिस्काउंट है 35% का। यानी कि उनको $65 पर मंथ के ऊपर ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ट्रायल के लिए आप कम्युनिटी में आप ज्वाइन होंगे ऑलरेडी। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाता है। फॉर्म का लिंक दे दूंगा मैं आपको, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रायल मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जब ट्रायल मिलेगा तो आपने इस यहीं पर ही आना है इंडिकेटर्स में, और इनवाइट ओनली में आके इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको एक्सेस मिला हुआ होगा। नहीं मिलता तो हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। नहीं मिलता तो आप लाजमी रब्ता कीजिएगा। आपको फिर पहली प्रायोरिटी पर इंशाल्लाह ट्रायल को हम दे देंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये एक प्रॉपर सेशन मैंने रखा था वीएसए के ऊपर, ताकि आपको इस इंडिकेटर के बारे में तफसीलन गाइड कर सकूं, क्योंकि इस पर मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में। ये एक समझ लें कि वीएसए का पूरा निचोड़ है। 90% तक इसके अंदर मैंने निचोड़ दिया है वीएसए को। बाकी का 10% मैनुअल है। वो अगर आप चाहें तो मुझसे सीखने के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।